IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। हाँ, तो आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में ये घटना घटी थी। आपको लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो लॉर्ड कर्जन जो थे उनका हमने कार्यकाल देखा था, उनका टर्म पीरियड देखा था। और ये लॉर्ड कर्जन के टर्म में ही सबसे लास्ट में ये घटना घटी थी, इसलिए हमने इसको अलग से सोचा, इसको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिस समय लॉर्ड कर्जन वॉयसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन वॉयसराय थे और उन्होंने अपने जीवन में ये एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट काम किया था। लॉर्ड कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी, आपको मालूम है इसने किस तरह से नेशनलिज्म को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आइए देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब थोड़ा सा लॉर्ड कर्जन के बारे में भी हम जान लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का ये जो डिसीजन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का था वो उन्होंने अनाउंस कर दिया 19 जुलाई 1905 में। हालांकि जिस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल की घटना होने वाली थी और सबको ये पता चल गया था कि बंगाल का पार्टीशन जो ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी जो पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी। डिवाइड एंड रूल का मतलब है कि अगर हिंदू और मुस्लिम ये दो कम्युनिटी अगर यूनाइट हो जाएंगी तो डेफिनेटली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, उनके हित के अगेंस्ट होगा। तो अगर उनको यहाँ पर विदाउट एनी ब्रेक और बिना किसी प्रॉब्लम के अगर यहाँ पर रूल करना है तो सबसे बड़ा मोटिव क्या होना चाहिए कि डिवाइड एंड रूल अगर करेंगे तो ये कभी यूनाइट नहीं हो पाएंगे, और जब यूनाइट नहीं होंगे तो कोई भी बड़ा एक मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर अगर कोई इंडिया में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें सभी तबके को, यानी हर क्लास को, हर कास्ट को और हर एक क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल होना होगा। और एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो सब में जगाना पड़ेगा। भारत हालांकि इसके पहले जैसे वैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। आपको मालूम है कि इससे पहले भारत, इंडिया में कैसा था, मोनार्कियल सिस्टम था, राजतंत्री व्यवस्था था। आपको बताया था कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां ऊपर वाले ने सबसे बड़ा जो एक अच्छाई क्या किया है कि आज भी हम देखेंगे तो भारत में विश्व में पाए जाने वाले जितने भी अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट है, जलवायु है, वो अकेले भारत में देखने के लिए मिलती है। तो अब ये क्लाइमेट चूंकि इतनी अलग अलग है तो जिससे वेरिएशंस आ जाते हैं, यहाँ के वेदर सब अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ का कल्चर भी बदल जाता है। कल्चर का मतलब जो हम द बेस्ट, अगर हम यहाँ सर्वाइवल के लिए जो बेस्ट मेथड दैट इज कॉल्ड कल्चर हम कह सकते हैं, तो सबका रहना, खाना, पीना, वहाँ के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट के हिसाब से बदल जाता है, वो उसका कल्चर है। कल्चर है तो अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है, अलग अलग धर्म भी हो जाते हैं। तो इतने वेरिएशन वाले देश को अगर यूनाइट हो गया और इसमें अगर नेशनलिज्म की फीलिंग हो गई, जग गई, तो फिर यहाँ पर रूल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये वो जानते थे और इसके लिए उन्होंने जो लॉर्ड कर्जन है एक बड़ा काम किया यहाँ पर कि वहाँ इनका मोटिव था कि बंगाल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, उसका बेस बना दिया कि हिंदू और मुस्लिम, जो बेस उन्होंने बो दिया था यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बेस पर इन्होंने डिवाइड कर दिया 2 भाग में। ताकि और ऑफिशियल जो था, जो हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, वो अनाउंसमेंट ग्राउंड अलग बताया, और जो दूसरा ग्राउंड उन्होंने जो एक्चुअल मोटिव उनका था वो ग्राउंड अलग था। तो उन्होंने, आइए इसी को हम डिटेल में देखते हैं। 19 जुलाई 1905 में वॉयसराय ऑफ इंडिया, इन्होंने यानी कि लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस कर दिया कि हम बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। अब
16 अक्टूबर, उसके पहले बहुत सारे रिवोल्ट खड़े हुए, मूवमेंट उसके अगेंस्ट चलने लगे, लेकिन बिना किसी भी मूवमेंट और इन सब के अपोज जितने भी उसको ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर उसके अगेंस्ट 16 अक्टूबर 1905 में उन्होंने बंगाल को दो अलग अलग बड़े हिस्से में बांट दिया, जिसमें मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज में, यानी जो उसका ईस्टर्न बंगाल था जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में थी, तो उनको अलग डिवाइड करना था, और वेस्टर्न जो थे वो हिंदू वेस्टर्न एरियाज थे, उसको अलग डिवाइड करना था। तो यहाँ पर उन्होंने अपना बड़ा जो गेम खेला वो था डिवाइड एंड रूल, और इसको ही स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया। वेस्ट बंगाल, जिसे आज वेस्ट बंगाल हमारा है, लेकिन तब वेस्ट बंगाल जो अलग हुआ था उसमें उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र भी आते थे, और ईस्ट बंगाल में असम के कुछ क्षेत्र भी आते थे। तो इस तरह से 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल दो भाग में बट गया। ठीक, बांग्लादेश और वो भी आता था। आइए देखते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर एक मैप दिया है आपको समझाने के लिए कि ये जो हमारा पूरा आप देख सकते हैं, तो ये बंगाल है, तो उस समय का बंगाल था ये, और इसमें ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से बंगाल को डिवाइड कर दिया गया है दो भागों में। ये पार्ट जो है वो ईस्टर्न बंगाल है, जिसमें बांग्लादेश और असम के कुछ इलाके भी आ गए, और ये जो है ये वेस्टर्न बंगाल है, जिसमें उड़ीसा और बिहार के भी कुछ इलाके आ गए और कुछ रियासतें इसमें शामिल थी। तो इस तरह से बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉलिटिकली डिवाइड किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का वो हवाला देके क्या, एक और यहाँ पर मैप दिखाया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो ईस्टर्न बंगाल था उसकी कैपिटल ढाका ये बनाई गई, और जो वेस्टर्न बंगाल था उसकी कैपिटल कोलकाता यानी कलकत्ता जो है उसको बना दिया गया। तो कलकत्ता बन गई यहाँ पर कैपिटल, और वेस्टर्न बंगाल की और ईस्टर्न का ढाका। तो आइए देखते हैं मोटिव क्या था उनका, बहाना यानी अनाउंसमेंट क्या था ब्रिटिशर्स का, ये हम देख लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, देखिए वेस्टर्न प्रोविंस जो हमने देखा जिसमें आता था वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र जो है वो शामिल थे। यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में थे और हिंदी और उड़िया स्पीकिंग मेजॉरिटी थी। बेसिकली इसमें डिवाइड कर दिया, ये मेजॉरिटी जैसे वेस्टर्न पार्ट में था इसमें हिंदू मेजॉरिटी थी, और ईस्टर्न पार्ट प्रोविंस जो डिवाइड किया गया उसमें आती थी ईस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, चित्तगोंग, झारखंड, राजशाही, मालदा। यहाँ पर ये मुस्लिम मेजॉरिटी थी और बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी थी। एक्चुअली क्या था, आप देखोगे कलकत्ता का रीजन जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल में आता है, तो ये थोड़ा सा डेवलप रीजन था, क्योंकि कैपिटल अगर है तो कैपिटल में हर तरह के लोग रहेंगे, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं वो सारे लोग तो रहते ही हैं, छोटे से बड़े हर तरह के लोग होंगे। वहाँ पर थोड़े से एजुकेटेड पीपल भी थे, और बंगाल उस समय सारे जो पॉलिटिकल जो भी इवेंट्स थे, जो भी घटनाएं थी, उसका एक कोर बना हुआ था, केंद्र बना हुआ था। वहाँ आपने पहले भी आपको बताया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में समय वहाँ पर मैक्सिमम न्यूज़पेपर का प्रिंट उधर होता था, बहुत सारी एक्टिविटी होती थी, नेशनल मूवमेंट को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लेस था वो। तो इसीलिए उसको भी ब्रेक करना इस पार्टीशन के पीछे मेन मोटिव था। आइए थोड़ा सा और इसके मोटिव को देख लेते हैं। अब इसमें रीजन क्या दिया उन लोगों ने, इसको डिटेल में भी देखते हैं। रीजन क्या था इसको डिवाइड करने के पीछे, ऑफिशियल रीजन जो उन्होंने दिखाने के लिए दिया वो ऑफिशियल रीजन ये था कि लेस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द गवर्नमेंट पे, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब उनका मानना था कि ये जो बंगाल का पूरा एरिया है ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन जोन है और बहुत रीजनल वाइज क्षेत्र हिसाब से भी बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अगर संभालना हो तो बहुत मुश्किल होती है। और 96 के बाद से जो फेमाइन आ रहा था, अकाल पड़ रहे थे, उसमें भी जो पेनिट्रेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है, लोगों को तक सेवाएं पहुंचाना, रेलवे का प्रॉपर जो है मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, लोगों को खाने पीने का मेडिसिनल जो सपोर्ट है वो भी हम नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए अगर इसको दो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में बांट दिया जाएगा तो हर एक इंटीरियर और रिमोट एरिया तक भी उनकी पहुंच हो, क्योंकि उनका भी डेवलपमेंट हो पाएगा, वहां तक पहुंच हो पाएगी, अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगा। और ये उनके बहाने थे जिस बहाने के आधार पर उन्होंने एक्चुअली बंगाल डिवीजन की बात की।
लेकिन जो एक्चुअल रीजन आप यहाँ देखोगे वो कुछ और है। एक्चुअल रीजन उनका ये था कि वीकेन द नेशनल मूवमेंट। अब जब 1885 के बाद से, जब कांग्रेस का गठन हो, उसके बाद से ही नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाना। जैसे आप सभी देखोगे नेशनलिज्म, नेशन के बारे में मैंने बताया था क्या होता है। जैसे आज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर हम साउथ की बात करें कन्याकुमारी तक, और हम यहाँ पर ईस्ट में अरुणाचल से लेकर के अगर हम गुजरात तक की बात करते हैं, तो यहाँ तक के सभी हिस्सों में आज चाइना के थ्रू जो भी एक्टिविटी करी गई या कोई भी होता है, तो हमारा देश के हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन जो है एग्रेसिव हो जाता है। आज चाइना के अगेंस्ट हर जगह उनके सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है, चीजों को हटाया जा रहा है। तो इस क्यों? क्योंकि सब में एक नेशनलिज्म की फीलिंग जग चुकी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक राष्ट्र से बिलोंग करते हैं इतनी विभिन्नताओं के बावजूद। लेकिन उस समय की सिचुएशन कैसी थी कि उस समय हम छोटे हम राजतंत्री व्यवस्था में आगे पल्ले बढ़े लोग, आगे सीखा हमने वही था। तो अब जो उस समय के जो पढ़े लिखे एजुकेटेड और जो लोग थे जिन्हें डेमोक्रेसी के बारे में पता था, जो कांग्रेस का जो बेसिकली गठन हुआ था कि अगर हम पूरे ही ब्रिटिश इंडिया को एक यूनाइट कर सके और सबको ये जगा सके कि बंगाल जो है, फिर जो और दूसरे प्रोविंस हमारे हैं, वो सब एक ही है, और एक राष्ट्र की भावना अगर जग जाती है तो ही हम सरकार से कोई डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे बताया था कि 1885 से लेकर 1905 तक का पीरियड जो है वो मॉडरेटर्स का है, और वो प्रो ब्रिटिशर्स है, मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग हट के नहीं मांग कर बात करते हैं, ये उसके अंदर ही सुधार की बात करते हैं, जबकि एक्सट्रीमिस्ट उसके अगेंस्ट है। हमने काफ़ी डिटेल में उसको भी देखा था लास्ट लेक्चर में। तो बेसिकली ये क्या है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो भावना है, वो बंगाल में बहुत प्रभावी कर रही थी, और वहाँ काफ़ी मूवमेंट जोर शोर से चल रहा था। तो उनका मोटिव क्या था? सबसे पहला कि हम इसको किस तरह से वीक कर सकते हैं, यानी अगर इसको तोड़े तो डेफिनेटली दो पार्ट में बढ़ जाएंगे, वो अपने क्षेत्रों में अलग अलग हो जाएंगे, और इस तरह से नेशनल मूवमेंट को काफ़ी वीक किया जा सकेगा। ठीक, अब यानी कि उसको हम बैक में ला सकते हैं। फिर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इंप्लीमेंट करना था, ताकि हम उसको कमज़ोर बना सके, ताकि अब कोई बड़ा विद्रोह नहीं खड़ा हो सके। फिर रिएक्शनरी पॉलिसी जो लॉर्ड कर्जन की थी, कि इस तरह के जो भी मूवमेंट करके वो दबाने चाहते थे नेशनल मूवमेंट को किसी भी नेशन में। आइए देख लेते हैं व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन ऑकर्स इन डिटेल। यहाँ पर आप देखोगे बंगाल पार्टीशन जो हुआ अनवाइडली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वेरी लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ बंगाल बिहार। आपको जैसा बताया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें टोटल अगर देखेंगे तो 78 मिलियन पॉपुलेशन थी वहाँ पे। और कम्युनिकेशन तक, जैसे कि फेमाइंस हुआ था, उसमें लोगों तक पहुंचना, तो कम्युनिकेशन भी मीडियम जो था बहुत पुअर था उस समय। तो रिलीफ, और जब फेमाइन हुआ और जब प्लेग हुआ, उस समय लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए ये ज़रूरी हो गया था कि अगर अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स कि अगर हम उसे छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड हो जाएगा, जिससे उसके जो कोर इलाके हैं, जो कोर एरिया है, वहाँ तक भी जो है आने जाने का कम्युनिकेशन मीडियम डेवलपमेंट होगा, तो कई चीज़ें वहाँ पर विकसित होंगी। ठीक, फिर सेकंड जो इसमें बताया गया कि टू एड्रेस द माइजरी ऑफ मुस्लिम से रिलेटेड जो भी कस्ट हैं उनको, ठीक, जो और उनके दिमाग में जो है कि डेप्रिवेशन ऑफ ईस्टर्न बंगाल सोशल, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, उनके बैकवर्डनेस जो है उसको हमेशा निगलेक्ट करा गया, उसे अंडर गवर्नेंस था। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो वेस्ट बंगाल में ही कैपिटल है, तो सारा जो डेवलपमेंट है जो पूरा वो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा हुआ, और ईस्टर्न बंगाल जो है हमेशा आइसोलेट रहा। उसके डेवलपमेंट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी कोशिश नहीं की। तो अगर हम पार्टीशन कर देते हैं तो पार्टीशन करने से ईस्टर्न बंगाल का खासतौर से डेवलपमेंट जो है उसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ध्यान दे पाएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो पाएगा। थर्ड, हम अगर बात करते हैं कि जो एक्चुअल रीज़न था कि बंगाल पार्टीशन के समय जो है बंगाल जो था बेसिकली जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती, क्योंकि कैपिटल है, तो कैपिटल में हमेशा जो है
बड़े से छोटे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है उससे लेकर के हर कोई वहां पर रहता है। आपको जैसा कि पहले भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बताया कि 35 लाख के आसपास वहां पर न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी और नेशनलिज्म जो है उसको डेवलप करने में जो बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो उसको वीकेंड करना अहम ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव वो था। तो बंगाल जो था, बंगाल वॉज द हब ऑफ द क्रिएटिंग नेशनल अवेकिंग पोजिंग रियल थ्रेट, और बंगाल जो बेसिकली बनता जा रहा था ब्रिटिशर्स के लिए एक रियल थ्रेट। ठीक, तो ब्रिटिश प्लेड द कम्युनल कार्ड, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक कम्युनल कार्ड खेला, जिसमें अपना जो मेन है डिवाइड एंड रूल, उसके हिसाब से इन्होंने इसको डिवाइड करने का सोचा। और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक और आघात हुआ कि आईएनसी जो है वो भी वीक हो जाएगी, और जो उसका मोटिव है कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है अवेकन करना है होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, वो थोड़ा सा कमजोर होगी। तो कर्जन ने अपने इस मोटिव से बहुत ही चालाकी से बंगाल पार्टीशन करने की सोची। ठीक, वेस्ट बंगाल से रिएक्शन क्या हुआ, ये इसे देख लेते हैं, रिएक्शन क्या हुआ। हाँ, बेसिकली हम देखें तो उस समय जो भी लोग थे वो अच्छी तरह से जान चुके थे व्हाट इज द एम ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक, उनका एम क्या था, टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ बंगालीज पीपल, कम्युनल लाइंस एंड दस वीकन द नेशनल मूवमेंट। तो अगर हम जो बंगाली पीपल्स हैं, जो खासतौर से लोग हैं, अगर हम उनकी यूनिटी को तोड़ देते हैं और एज रिलीजन के बेस पर हम करते हैं, तो लोगों के मन में जो शंकाएं आएंगी उससे क्या होगा कि सब एक यूनाइट हो नहीं हो पाएंगे। और जो लगातार जो कांग्रेस का खास और जो रोल है कि उसको यूनाइट करके एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप करना है, एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसको ब्रेक करना, तो ये लोग समझ गए थे। फिर द डिवीजन ऑफ बंगाल जो है प्रोवोक्ड एन एजिटेशन एंड एंग्री रिएक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल। तो इससे क्या हुआ, इंडिजिनस इंडिग्नेशन ऑल ओवर द कंट्री। और जो बंगाल में खासतौर से इसको जो वो एजिटेशन हुआ इसके तो न सिर्फ ये बंगाल तक ही सीमित रहा, बल्कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके प्रयासों से और उनकी कोशिशों से इसको पूरे ही भारत को, पूरे ही इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया जो था उसको जोड़ने की कोशिश की गई कि उससे जोड़ा जाए। द डे ऑफ पार्टीशन, जिस समय पार्टीशन हुआ जिस दिन, उस दिन के डे को द डे ऑफ मॉर्निंग मनाया गया। और जिस समय क्या हुआ कि जितने भी बिजनेस थे उनको स्टैंड स्टिल पे रख दिया गया, मतलब उनको होल्ड कर दिया गया, जगह जगह स्ट्राइक होने लगे, लोगों ने फास्ट रखा। रक्षाबंधन, राखी बंधन का फेस्टिवल खास मनाया गया, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल के जो लोग हैं एक दूसरे को राखियां बांधा करते थे। ठीक, और लोग जो है खासतौर से दोनों ही धर्मों के बेयर फूटेड जो है वो गंगा में जा करके उन्होंने स्नान किया। अमार सुनार बांग्ला ये गीत जो है उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, इस पे काफी ही फेमस हुआ, उस समय हर जगह गाया जाता था। फिर मूवमेंट के समय ही क्या हुआ, ड्यूरिंग द मूवमेंट टू लर्न द पार्टीशन ऑफ बंगाल न्यू मेथड स्ट्रगल वो अडॉप्टेड। उस समय एक और खास हुआ, जैसे आगे की वीडियो में इसको हम डिटेल से मैंने बताया है कि यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट जो है, यानी स्वदेशी और बायकॉट एक अलग तरह से जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक नेशनल मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसमें स्वदेशी जो भी है उसको अपनाओ और जो बायकॉट करो किसका, फॉरेन गुड्स जो है, फॉरेन को, यानी कि उनको अपोज करने की कोशिश खास तौर से एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू करी गई। पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली हर तरह से उनको बायकॉट करने की कोशिश करी गई, जो हाकिल मॉडरेट इसमें कई तरह से थोड़ा नहीं चाहते थे कि इतने वाइड और लेवल पे और इस तरह से बायकॉट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक, तो और इसमें ये फर्स्ट ऐसा मूवमेंट हुआ इसमें कॉमन पीपल्स को भी जोड़ने की कोशिश की गई एंटी ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। वंदे मातरम जो है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, आनंद मठ अप्रैल में कई बार पूछा जाता है, तो आनंद मठ जो है इसमें वो एक बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एंथम बन गया उस समय, इसको लोग गाया करते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई जिनसे पूरे ही न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे ही ब्रिटिश इंडिया को एकजुट करके एक नेशनलिज्म की फीलिंग अवेकन करने की कोशिश उस समय की गई। तो ये रिएक्शन हुआ।
ईस्ट बंगाल में जो खासतौर से क्या रिएक्शन हो उसके उसमें अब देखेंगे कि ईस्ट बंगाल में खासतौर से जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था और वो बहुत बैकवर्ड था, तो उनके मन में पहले से ही ये बात आ चुकी थी, डाल भी दिया गया था कि जो अगर पार्टीशन हो जाता है तो उस इलाके का डेवलपमेंट होगा। खास तौर से फैमाइन में भी वो बहुत झेल चुके थे, तो वहां तक कम्युनिकेशन, तो जो प्रलोभन दिए गए थे, जो लालच उनको दी गई थी, इसीलिए बिल्कुल ये ऐसा होगा कि जो उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी खासतौर से और वो है जो बैकवर्ड है, कोर एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो तो इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको अपोज नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से वेलकम किया, स्वागत किया इसका। और जो लोअर कास्ट के हिंदू थे उन्होंने भी इसका स्वागत किया। तो वही है कि जो ऑल द मुस्लिम आर वेरी मच सपोर्टिव टू द डिसीजन ऑफ पार्टीशन। मुस्लिम बिकम वेरी होपफुल ऑफ द डेवलपमेंट, वो इसको लेकर काफ़ी आशान्वित थे कि यहाँ जो इलाके हैं उनका विकास हो जाएगा, और लोअर हिंदूज हैं उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, आफ्टर मेथ ऑफ पार्टीशन, तो आइए देख लेते क्या कंक्लूजन एक्चुअली क्या हुआ था ईस्टर्न बंगाल और उधर के इलाकों में, क्या उसका परिणाम निकला या उसका कंक्लूजन क्या निकल कर के आया। तो ईस्टर्न बंगाल जो रीजन है, ईस्टर्न बंगाल असम प्रोविंस में है, जो पूरा एरिया कवर करता है करीब 1,06,540 स्क्वायर किलोमीटर का। वहां पर क्या हुआ कि मुस्लिम और लोअर कास्ट हिंदू ने इससे बहुत ही स्वागत किया, बहुत खुश हुए इसको लेकर के। ढाका जो था उसको कैपिटल बना दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ये ऑर्गेनाइज भी हो गई। फिर इम्पोर्टेंट जो दूसरी बिल्डिंग हुई कि हाई कोर्ट सेक्रेटरीट कंस्ट्रक्ट हुआ ढाका में, और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी यानी उसको प्रोटेक्शन दिए जाने की, और कम्युनिकेशन डेवलप भी किया गया। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, और एजुकेशन सेक्टर में भी डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई या किया गया। तो ये जो चेंज हुआ तो ईस्टर्न बंगाल जो है उसमें काफ़ी इससे खुश हुआ। अब आइए देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ, या बंगाल ऑफ पार्टीशन जो है एक्चुअली कब जो है उसे ख़त्म किया गया। शुरू के समय तो इस पॉसिबल नहीं हुआ, तो शुरू में ऐसा नहीं करा भी नहीं गया। हालांकि 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था वो इसी चीज को शांत करने के लिए, क्योंकि इसके बाद से आप देखेंगे कि ये मूवमेंट ने काफी तूल पकड़ा, और ये मूवमेंट करीब 1908 तक तो काफी अच्छे से चला, लेकिन मई जून 1908 तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें सूरत स्प्लिट हो गया। तो स्वदेशी मूवमेंट और इसके साथ जो है जो भी इनको अपोज करना था वो नहीं हो पाया। लेकिन अल्टीमेटली जो है उस समय की जो अथॉरिटीज थी उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि इसको फिर से यूनाइट कर सके। लेकिन 1911 में किंग जॉर्ज जो आए, जो 5th आए, उन्होंने अनाउंस किया दिसंबर 1911 में कि ईस्टर्न बंगाल को मिला दिया गया वेस्टर्न बंगाल यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से। और जो बंगाली जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, यानी जो बंगाली भाषी रीजन था, उसको यूनाइट कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ, और असम, बिहार और उड़ीसा इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तो ये 1911 में जाकर के ये सिचुएशन जो है वो बन पाई। अब ऐसा क्यों हुआ, आखिर 1911 में क्या मजबूर होकर के आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा, यानी कि बंगाल डिवीजन जो है खत्म हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस समय तक इतने दिनों में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो चुकी थी, ठीक, जो कि प्रोटेस्ट ऑफ डेमोस्ट्रेशन चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी थी, हर जगह जो है कल्ट ऑफ बॉम्ब टेररिज्म डेवलपमेंट होने लगा था, वायलेंस स्प्रेड हो गया था भारत के महत्वपूर्ण जगहों पर, और बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, और बहुत सारे ऐसे इंडियन एसोसिएट यानी इन सब एक्टिविटी को लेकर बहुत सारे एसोसिएट भी डेवलप हो गए थे। तो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को अपोज करने का जो प्रोसेस था वो चल रहा था इसको लेकर के। फिर इकोनॉमिक रीजन में हम देखेंगे तो ब्रिटिश जो गुड का बायकॉट किया गया, स्वदेशी मूवमेंट जो इसके साथ ही चला, तो इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट उसकी डिमांड बहुत गिर गई इंडियन मार्केट में।
तो इंपोर्ट बुरी तरह से ड्रॉप हुआ। प्रॉफिट ब्रिटिशर्स का काफ़ी ट्रेडर्स को बहुत ही उन्हें भुगतना पड़ा, इसको लेकर काफ़ी व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा। लोकल इंडस्ट्रीज काफ़ी फ्लॉरिश हुई इंडिया में, क्योंकि उस समय स्वदेशी मूवमेंट खासतौर से चल रहा था। तो बहुत सारे जो भी इंडियंस जो रिच थे और बहुत सारे लोगों ने नई फैक्ट्री, एजुकेशन सिस्टम, नए नए कॉलेज, जैसे कई सारी एक्टिविटी जो है स्वदेश अपने की चीज़ों को अपनाने के लिए करी गई थी। तो इससे बहुत बड़ा धक्का जो है ब्रिटिश गुड्स को लगा था। तो इस वजह से उनको मजबूर होना पड़ा कि इसको फिर से यूनाइट किया जाए। फिर ब्रिटिश मेजर्स जो है प्रूव द इनएफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रिंट मीडिया पे फिर क्योंकि जब 1908 में जब लगाया गया था इसमें प्रिंट मीडिया बैन कर दिया गया था। उस समय मीटिंग जो है बैन कर दी गई ताकि इसको दबा दिया जाए। बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको जेल में भेज दिया गया, उनको निर्वासित भी कर दिया गया। जैसे आपको स्वदेशी मूवमेंट में हालांकि मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया है कि लाला लाजपत राय और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको लाला लाजपत राय तो यहाँ सीधे वो अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, तिलक को अरेस्ट करके मांदले भेज दिया गया। ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो थे, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष को जो है उनको अरेस्ट करके इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया गया कि इसके बाद से ही उन्होंने पॉलिटिकल रिटायरमेंट तक ले लिया। तो ये सब चीज़ें जो एक्टिविटी इसको दबाने के लिए बहुत सारी की गई, लेकिन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी लाया गया 1909 में, जिसके लिए मॉडरेट्स जो है पहले से ही कोशिश कर रहे थे। इवन गोपाल कृष्ण गोखले जो है इंग्लैंड जाकर वो मार्ले से मिलते भी हैं कि इसमें जो है इंडियंस को पार्टिसिपेशन और बढ़ाया जाए, उनका और एनलार्ज किया जाए, और ऐसा किया भी गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन का जो माहौल था वो नहीं भर पाया था। फिर दिल्ली दरबार जब हुआ 1911 में, तो जॉर्ज फिफ्थ जो किंग थे, पंचम किंग थे, उन्होंने ही क्या किया, फिर उसको एसिमुलेट कर दिया। ठीक है, तो ताकि उन्होंने ये वादा, एक्चुअली उन्होंने वादा किया था कि हम पीसफुल प्रोसीडिंग्स और एक गुड गवर्नेंस जो है आगे लेकर के आएंगे। इसके तहत उन्होंने ये फैसला खास तौर से किया। अब देख लेते हैं रिएक्शन एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ एनरोलमेंट, जो उसकी समाप्ति हुई उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ। 1911 में कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी गई। एक्चुअली जब उसे एसिमुलेट किया गया उसके साथ ही कलकत्ता से हटा करके दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट कर जाती है। तो इससे बहुत सारे बंगाली जो है वो नाराज भी हो जाते हैं। तो बंगाली मुस्लिम जो है उससे एंग्री और डिसअपॉइंट होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने हालांकि उसमें प्रॉमिस भी किया था कि ढाका में जो है न्यू यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट 1912 तक किया जाएगा। और ये जो रेसेंटमेंट होता है ये बना रहता है ब्रिटिश पीरियड में पूरा ही बंगाल में। ठीक, तो ये काफ़ी वो हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसके साथ ही इससे शुरू हो जाता है। जैसे इसी का हम परिणाम कहेंगे या रिजल्ट कहेंगे। तो उस समय हम अगर देखें तो स्वदेशी मूवमेंट इसी के साथ शुरू होता है, उसको हमने दूसरे वीडियो में कवर किया है। और उसके साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग 1906 में होता है और किस तरह से सूरत स्प्लिट है जो कांग्रेस में हुआ था, इन सबको हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया है, जिसमें आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल।